हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। सॉरी, 2-3 दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था, थोड़ा बिजी था शेड्यूल और थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। बट अभी क्लास कंटिन्यू होगा और देख के अच्छा लग रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। बच्चों, मैंने पहले भी कहा है कि आप मन से पढ़ो और कोई भी डाउट होता है तो आप पूछा करो, डाउट पूछो। डाउट नहीं पूछोगे तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चंस होंगे। हम लोग क्या करेंगे ना, मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा। संडे को हम लोग डाउट क्लास रखेंगे बच्चों। ठीक है। संडे को मैं शाम 7 और 8 के बीच में लाइव स्ट्रीम आऊँगा और मतलब लाइव आऊँगा और उस समय हम लोग डाउट लेके चलेंगे। ठीक है, संडे याद रखिएगा। संडे को हम लोग डाउट करेंगे और ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा बच्चों, मैं इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे वो मैं करवा दूंगा। और पहले तो मैं क्या करवाऊंगा, पहले ये चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी को मैं रिवाइज करवा दूंगा। हम लोग एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे। मतलब एज इट इज एनसीईआरटी का जो बुक होता है मैं उसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, जो उसके हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट लाइंस होंगे हम लोग उसको देख लेंगे, क्योंकि उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आप सोचो, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इग्नोर कर नहीं सकते हो। अब वो इतना इंपॉर्टेंट नीट के लिए, आईआईटी के लिए, बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बोर्ड का क्या ही है। तो एनसीईआरटी, यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी, है ना, उसका डेटा, उसके फैक्ट्स, उसके कंटेंट। तो हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना ही है। बाकी जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इट इज़ मोर देन एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग पहले इसको ख़त्म करने के बाद एनसीईआरटी के साथ रिवीजन करेंगे। एनसीईआरटी का रिवाइज करने के बाद उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर हम डाउट सेशन लेके चलेंगे। एक दिन डाउट का चलेगा बच्चों, मैं लाइव आऊँगा, आप लोग लाइव रहना और जो कमेंट सेक्शन होगा आप उसमें डाउट पूछ लेना। मैं ऑनलाइन जो है लाइव ही आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था और रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था बच्चों, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ध्यान से देखा था और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, मैंने आप लोगों को वो चीज़ें बता दी थी। ठीक है, तो आई होप आपको उसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो बच्चों, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर कर लिया है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो भी क्वेश्चंस बनने वाले थे, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आप लोगों को बता दिया है। बच्चों, अब हम लोग रेस्पिरेशन की ओर बढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? ठीक है, तो रेस्पिरेशन की बात करें तो बच्चों ये अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स, इन्वॉल्व्स ग्लूकोज ब्रेकडाउन फॉर एनर्जी। स्टेजेस क्या क्या होंगे? तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। 3 स्टेप्स में बच्चों आपका रेस्पिरेशन पूरा खत्म होगा। ठीक है, और ये होगा कहाँ, ध्यान से समझिएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमने जो फूड खाया था, हमने जो फूड कंज्यूम किया था, आफ्टर इट्स डाइजेशन, इसके डाइजेशन के बाद फूड का जो सिंपलेस्ट फॉर्म था, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, तो ग्लूकोज से ये एनर्जी मिलती है, तो हम लोग बेसिकली इसी की बात करेंगे। सो ग्लूकोज विल गो टू कहाँ? टिश्यूज, माने ऑर्गेन्स में जाएगा। ऑर्गेन्स टिश्यूज से बने होते हैं और अल्टीमेटली ये सेल्स के पास चला जाएगा। तो सेल्स में भी बच्चों बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, आईज है, ईयर्स है, नोज है, हैंड्स है, हार्ट है, लंग्स है, ये सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। तो सेल्स अपने मतलब उस स्तर पे, उस लेवल पे काफी छोटा है। ठीक है, लेकिन भाई सॉरी, छोटे से मतलब नहीं है बच्चों, काम सारा सेल ही करता है। जो भी लाइफ प्रोसेस का काम हो रहा है वो सब सेल में होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सेल ही जिंदा है तो हम जिंदा है। तो सेल के भीतर अलग अलग पार्ट्स होते हैं अलग अलग काम को करने के लिए। तो सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट होता है, उसी में आपको क्या होता है, उसमें आपको रेस्पिरेशन होता है। तो सेल का कौन सा पार्ट बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मेन जो रेस्पिरेशन का स्टेप होगा, जहां पे ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। बच्चों, इसी को हम लोग अभी फिलहाल डिटेल में बात करने वाले हैं। जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, होता क्या है कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, सॉरी, जब फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड से ग्लूकोज बना,
तो आप क्या मान लीजिए, कंसिडर करिए कि ये एक सेल है, ठीक है, और ये सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे, 9th क्लास में सेल पढ़ना था, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का स्ट्रक्चर भी बताया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक बाहर से मेम्ब्रेन होता है, मतलब एक दरवाजा, एक झिल्ली, और अंदर से एक मेम्ब्रेन होता है। बाहर वाले मेम्ब्रेन को देखेंगे तो ये प्लेन सरफेस की तरह है, चुपचाप राउंड है, और अंदर वाला जो है ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे सरफेस हो रखा है, इसका घुमा हुआ है। और मैंने बहुत पहले ये बताया था बच्चों कि जब भी ऐसा सरफेस देखने को मिलेगा तो इसका जो काम होगा, एक ही काम होगा, ये इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। मैंने सरफेस एरिया को बढ़ाने का मतलब पहले भी बताया हुआ है, मैं फिर से बता दूं जो लोग नए होंगे। मान लीजिए कि ये आपका 5 सेंटीमीटर का एक कोई भी सरफेस है, ठीक है, और एरिया जितना भी लिया है, ये मान लीजिए इतना एरिया ये कवर कर रहा है। हम इतना ही एरिया लेते हैं और एक और सरफेस लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, देखिए इसका भी उतना ही एरिया है, इसका भी उतना ही एरिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं, अगर मैं इसको सुलझाऊं, सीधा करूं, तो ये खुल करके इससे थोड़ा लंबा हो जाएगा, हो सकता है 8-10 सेंटीमीटर का हो जाए। बस इसी को बोलते हैं सरफेस एरिया का बढ़ना। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे सरफेस या तो किसी चीज़ को रिलीज करने के लिए होती हैं या किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए होती हैं। इंटेस्टाइन में आपने देखा क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा था फूड का, आपने स्टमक में देखा क्योंकि वहाँ पे रिलीज किया जा रहा था। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को तभी मिलेंगे जब उसका काम होगा किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना या रिलीज करना, तो सरफेस एरिया को यहाँ पे बढ़ा दिया जाए। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चों, जो इनर मेम्ब्रेन है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इसके भीतर बच्चों फ्लूइड होता है, मतलब द्रव्य, लिक्विड जैसा कुछ पार्ट, क्योंकि उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना लिक्विड के कोई भी रिएक्शन होगा कैसे। तो मान लीजिए कि ये इसके भीतर लिक्विड है, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। हमको इसका मतलब, इससे मतलब नहीं है, सेल हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है बात। अब सवाल ये है, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों ग्लूकोज इसमें आया, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज टूटेगा, मैंने पहले ही बताया था कि टूटता है कोई चीज़ तो एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि जो भी एनर्जी वो स्टोर करके रखा होता है वो छोड़ता है। तो ग्लूकोज टूटेगा, ऑटोमेटिकली उसमें से एनर्जी निकलेगा, ठीक है बात। तो ग्लूकोज, जब ध्यान से समझिएगा, ये सेल है, ठीक है, सेल के भीतर आपने पढ़ा होगा, सेल के भीतर लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के भीतर जो फ्लूइड होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड, तो साइटोप्लाज्म होता है। ध्यान से समझिएगा, ग्लूकोज जब सेल में एंटर करता है, सेल के भीतर, तो वो पहले साइटोप्लाज्म के पास जाता है, पहले वो साइटोप्लाज्म के पास जाता है, साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है। ओके सर, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में होना था, लेकिन पहले यहीं पे इसका ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज यहाँ पे टूट जाता है, टूटने के बाद ये एक चीज बनाता है जिसको बोलते हैं पाइरुविक एसिड, क्या बोलते हैं, या फिर पाइरुवेट बोल देते हैं। अब ये नया चीज क्या आ गया भाई, देखिए ग्लूकोज जो है, इसको मान लीजिए आप 10 रुपीज का एक नोट है, ठीक है, और 2 पाइरुवेट का मतलब हो गया ये दो 5 के सिक्कों में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट। मतलब ये है, आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, C6H12 और O6। पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं भाई, तो इसका आधा कर दीजिए, 3 कार्बन होंगे, ठीक है, कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। मैं इसका हैंड रिटन नोट्स भी आपको बना के भेज दूंगा। यानी कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है और ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ले दे करके और क्या होगा भाई, तो ग्लूकोज जब टूटेगा, ध्यान से समझिएगा, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, यहीं पे टूट जाएगा, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होगी बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे इसको 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं एनर्जी के। अब ATP क्या है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में।
अभी याद रखिए 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स इसको मिलेंगे। एक्चुअली ये एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या हैं, तो ये एनर्जी कैरियर है, ये एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स है। सेल को ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलेगा, सेल को मिलेगा एटीपी से एनर्जी, ठीक है। तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं फ्री में, मान लीजिए बोनस मिल गया ये, क्योंकि आपका वैसे ही 2 का 2 पाइरुवेट रह गया है, यानी ग्लूकोज टूटा था, एक था, 2 का 2 ही है, एक्स्ट्रा 2 एटीपी मॉलिक्यूल आपको मिला इसमें, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों, क्योंकि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, तो इसीलिए आप इसको कंसिडर करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बात को समझते चलिएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसीलिए इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि ग्लूकोज टूटा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज टूटा है, तो एक और नया नाम दे देंगे इसको, और इसको बोल देंगे ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम दे देंगे बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यानी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है और ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसलिए इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन मानेंगे और ये ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। तो आपको 2 चीजें यहाँ पे नोट करनी होंगी, वो ये कि आपको शुरू में मैंने बताया था बच्चों कि रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन आप वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने एक और चीज़ बोला था कि ये टाइप्स जो हैं, एक टाइप मैंने बताया था एन एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा बताया था बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन, बताया था। तो ये टाइप्स में बताया था, लेकिन एक बात और मैंने बोला था बच्चों कि ये टाइप्स के साथ साथ स्टेप्स भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्लियर होना चाहिए। स्टेप का मतलब हो गया ना कि पहला ये स्टेप होगा, दूसरा ये स्टेप होगा। बात को समझिएगा, टाइप्स भी हैं, स्टेप्स भी हैं, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है जहां पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यहाँ पे नहीं। तो क्या हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है? आपने देखा सेल के अंदर जब ग्लूकोज गया साइटोप्लाज्म में, तो वहां पे उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो ऐसे ही टूट गया था। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में टूटा था, जिसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें मिले थे। तो पहला हमारे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? सेल में, तो इस वाले पार्ट को सेल्यूलर कहेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन 2 मोड में कंप्लीट होता है, एक ब्रीदिंग में और फिर दूसरा सेल के भीतर। मेन रेस्पिरेशन सेल के भीतर होता है। अनटिल अनलेस आप ब्रीदिंग नहीं करोगे तब तक सेल रेस्पिरेशन कैसे होगा? यानी कि पहले ब्रीदिंग करना जरूरी है, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना जरूरी है, इसीलिए रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग भी रेस्पिरेशन का पार्ट माना जाता है। आप उसको फिजिकल रेस्पिरेशन बोल सकते हो क्योंकि उसमें बॉडी इन्वॉल्व है, और इसको केमिकल या सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोल सकते हो। तो जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो भी 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एक एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये टाइप कब होगा बच्चों, ध्यान समझिएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन टाइप कब होगा? तो हमारे पास, हमारे धरती पे बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया है, वो, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि वो एक ही स्टेप फॉलो करते हैं, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है बात। यानी कि वो बस एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, इसीलिए वो टाइप हो गया एक, यानी कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाला मोड फॉलो करते हैं। हमारे में दोनों होता है, अब चाहो ना चाहो पहले एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा सेल के साइटोप्लाज्म में, फिर उसके बाद जो चीज टूटा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एनएरोबिक रेस्पिरेशन सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। बातें समझ में आई? चलिए अब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये एरोबिक रेस्पिरेशन, आपके सिलेबस में यही है, इसी को समझना है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? तो सबसे पहली चीज, ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन, ठीक है। पहले तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये कहाँ होगा बच्चों? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी? मोर एटीपीज आर जनरेटेड, ज़्यादा एटीपी इसमें बनेगा। जितना ज़्यादा एटीपी बनेगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? अब इसको समझ लेते हैं होगा क्या। देखिए, जो पाइरुवेट है वो चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा? ऑक्सीजन कंबाइन होगा, ठीक है। और ये टूटेगा अब, ठीक है। ये टूटेगा बच्चों, तो ये टूटेगा तो बनाएगा आपको CO2, ये CO2 बनाएगा, H2O तो बनाएगा ही बनाएगा, और इसमें एनर्जी निकलेगा, रिलीज होगा। अब ये एनर्जी ऐसे ही वेस्ट नहीं होगा, अब इसको स्टोर कर लिया जाएगा ATP में, इसको ATP में स्टोर कर लिया जाएगा। टोटल 36 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ATP के, ठीक है। ये अब मैं आपको समझाता चलूँ, देखिए। सेकेंड, माइक थोड़ा निकल गया है। देखिए होगा क्या, ATP वाला कहानी समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है। अब ग्लूकोज है, मान लीजिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ग्लूकोज से एनर्जी निकलेगी। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज किन चीज़ों से मिलके बना था? आप फोटोसिंथेसिस याद करिए, ग्लूकोज किन चीज़ों से मिलकर बना था बताइए? तो कहेगा सर CO2 से बना था और H2O से बना था, दैट्स इट। बस जिन चीज़ों से मिलके बना था फिर वो चीज़ें अलग हो जाएंगी। आप जिन चीज़ों को जोड़ के बनाओगे, तोड़ने के बाद वो चीज़ें तो अलग होंगी, वही चीज़ें ये टूट के अलग हो जाएगा। आपको इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होगा, ठीक है। ये जो अब सवाल ये है, आप एक बात बताओ, मान लीजिए कि आपने आपको ठंड लग रही है, ठीक है, आपको ठंड लग रही है और आपने आग लगाया, आग जलाया, लकड़ी जलाया, और लकड़ी आप वहाँ पे 5-10 मिनट बैठे, आप वहाँ से चले गए, आपने लगभग 10 किलो लकड़ी वहाँ पे जला के छोड़ दिया। अब लकड़ी जब तक जलेगा तब तक तो उसमें से हीट निकलेगा, वो तो वेस्ट होगा, होगा या नहीं होगा बताइए? तो अगर हम उस हीट को स्टोर कर सकते तो कितना अच्छा होता, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन सेल ऐसा नहीं करेगा, देखिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी लाइफ प्रोसेस होता है वो तो 24 आवर होता है। मतलब आप खाना खाओ या ना खाओ, सेल में, ब्लड में ग्लूकोज तो हमेशा रहेगा, सेल के पास भी हमेशा ग्लूकोज होगा। अब जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तभी थोड़ी काम करे, तब तो आदमी ऐसा हो जाएगा कि ये फ़ैन की तरह, फ़ैन को जब मन किया हमने हमने स्विच ऑन कर दिया, जब नहीं किया, जब ठंड गर्मी नहीं लग रही तो हमने स्विच ऑफ कर दिया। हम नॉन लिविंग थोड़ी हैं, हम तो लिविंग है ना। तो हमें ज़िंदा रखने के लिए तो 24 घंटे एनर्जी रिलीज होता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन कभी कम और कभी ज़्यादा। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी हमेशा होता रहेगा, लेकिन सेल को तो उतनी रिक्वायरमेंट हमेशा होगी नहीं, क्योंकि कभी कभी हम काम ज़्यादा और कम करते हैं। जैसे सो रहे हैं तो जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, वो तो काम उतना नहीं कर रहे, तो उन्हें तो उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये एनर्जी जो रिलीज हो रहा है ये वेस्ट तो नहीं किया जाएगा, ये निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। तो सेल क्या करता है, बड़ा दिमाग लगाता है, देखिए, इस एनर्जी को, निकलने वाले एनर्जी को ना स्टोर करने लगता है, मतलब जमा करने लगता है। और जो जमा करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसी को ATP कहते हैं। मतलब एनर्जी जिसमें जमा होगा उसी को क्या कह देंगे? ATP। अभी कि इसका क्या फुल फॉर्म होता है, तो बच्चों इसको बोलते हैं एडिनो ट्राई फॉस्फेट। क्या कहते हैं बच्चों? एडिनो ट्राई फॉस्फेट। वैसे एडिनोसाइन इसका पूरा नाम है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ATP।
अब ये है क्या, कुछ नहीं बच्चों, इसमें 3 एटीपी के 3 फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब ये एटीपी, अब देखिए सेल को जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सेल को जब काम करना होगा, तो ग्लूकोज से नहीं कहेगा भाई तुम हमको एनर्जी दो, क्योंकि उसके पास एटीपी सबसे अल्टीमेट फॉर्म है, लास्ट फॉर्म है एनर्जी देने के लिए। यानी कि ग्लूकोज से निकला हुआ जो एनर्जी है वो तो स्टोर एटीपी में है, तो ग्लूकोज से क्यों एनर्जी मांगेगा वो तो एटीपी से मांगेगा। अब पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि कोई चीज़ टूटेगा तभी एनर्जी निकलेगा, है ना। तो बच्चों एटीपी वापिस से टूटेगा, और ये भी टूटेगा ग्लूकोज की तरह, और ये बनेगा एडीपी, यानी कि डी फॉर डाई, डाई मतलब दो, यहाँ पे फॉस्फोरस की 3 मॉलिक्यूल्स थे, फिर इसको तोड़ा जाएगा और इसको क्या बना दिया जाएगा, डाई फॉस्फेट यानी एडीपी। अब एक फॉस्फोरस तो बच रहा है, तो प्लस पी आई लिख दीजिए, पी फॉर फॉस्फेट, आई फॉर इनऑर्गेनिक। यानी कि ध्यान से समझ लीजिए, जो एटीपी मॉलिक्यूल है जिसके पास एनर्जी है, सेल को जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो एटीपी से कहेगा भाई तुम हमको एनर्जी दो, तो उसको तोड़ेगा, है ना। और तोड़ने के लिए बच्चों क्या होगा, तो एक एंजाइम होगा जिसको बोलेंगे एटीपेज। एटीपेज एक एंजाइम होगा, जब ये एटीपी के साथ लगेगा तो एटीपी टूट जाएगा, यानी कि एटीपी के प्लस एटीपेज एंजाइम जब लगेगा तो ये टूट जाएगा एडीपी, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक जो फॉस्फोरस बच रहा है उसको आप क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं आपको फिर पीछे लेके चलता हूं बच्चों। ये जो एनर्जी निकल रहा था कि ये स्टोर कैसे हो रहा था, ये स्टोर नहीं हो रहा था, इसको यूज किया जा रहा था, क्योंकि एनर्जी को तो किसी ना किसी काम में लगा सकते हो। तो ये क्या किया जा रहा था, देखिए ये जो अलग अलग हुए थे ना पहले से, ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि सेल इसमें से बहुत सारा एनर्जी निकाला होगा, तो बहुत सारे एडीपी और पीआई होंगे। तो ये एनर्जी जो निकल रहा था इसको वेस्ट नहीं होने दिया जाता है, इसको एडीपी, जो सेल में पहले से एडीपी और पीआई होते हैं, मतलब अलग से एक फॉस्फेट, उसको जोड़ने में लगाया जाता है और इससे बना दिया जाता है एटीपी। देखिए कितना मस्त कॉन्सेप्ट है ना। फिर जब सेल को जरूरत पड़ती है एनर्जी की, तो फिर से इसको तोड़ के एडीपी प्लस पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर हो रही हैं चीजें आपको, ठीक है। फिर जरूरत पड़ेगी, फिर जो सेल ग्लूकोज तोड़ेगा एनर्जी निकलेगा, फिर इसको क्या करेगा, इसमें ट्रांसफर्स करेगा और फिर इससे इसमें इसको कन्वर्ट करेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, ध्यान से समझते चले, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना, जो कि साइटोप्लाज्म में हुआ था। ग्लाइकोलाइसिस में बच्चों क्या क्या चीज़ें हुई थी बच्चों, इसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिले थे हमें, 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेंगे, और प्लस 2 पायरुविक एसिड या पायरुवेट बने थे, जो 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था बच्चों, सेकेंड स्टेप में ये पायरुवेट जो है ये चला गया था माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर इसको तोड़ा गया था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और फिर इसमें से टोटल 36 एटीपी मॉलिक्यूल निकले थे, 36 टोटल निकले थे। और फिर अब क्या होगा थर्ड स्टेप में, तो इसको लेकर जाया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और फिर ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें जो हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं C6H12O6 हाइड्रोजन था ना उसमें, तो उसी को ऊपर से नीचे लेके आया जाएगा, मतलब और उसको क्या किया जाएगा, एनर्जी को ना ऊपर से नीचे लेके आया जाएगा, मतलब हाई से लो में, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करना स्टार्ट करेगा, दैट्स इट। तो यहीं से एनर्जी रिलीज होगा, है ना। यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स वही जो थे इन्हीं का यहाँ पे ईटीसी चेन ईटीसी में लेके आया जाएगा। और बच्चों इसी को हम लोग, ठीक है, तो यही आपका टोटल ओवरऑल रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, सीधा लिख इसको आप इसको रेस्पिरेशन कह लीजिए।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछेगा, एटीपी को सेल का करेंसी कहते हैं। करेंसी, करेंसी क्यों? करेंसी का मतलब होता है नोट, रुपए। आपके पास जब नोट होंगे तो आप जब मन करेगा तब खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए एनर्जी का करेंसी पूछेगा आपको कभी भी तो बोलिएगा एटीपी। सेल को जब जरूरत पड़ेगी एटीपी को खर्च करेगा, एटीपी को तोड़ेगा एडीपी और पीआई में, और उसमें से जो एनर्जी निकलेगा वो सेल के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाएगा। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ओवरऑल का मतलब आपके पास क्या था, ग्लूकोज में एरोबिक एनर्बिक सब मिला करके प्लस ऑक्सीजन, टूटेगा क्या बनेगा, CO2 बना था, H2O बना था, और प्लस एनर्जी। ये ओवरऑल रिएक्शन था जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और ये क्या बना था, एनर्जी। ठीक है, CO2 H2O और प्लस एनर्जी। अब एक और सवाल, टोटल कितने एनर्जी मॉलिक्यूल, टोटल सॉरी एनर्जी कह रहा हूँ, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे एटीपी के? तो कहिएगा 38। दो ग्लाइकोलाइसिस में बने थे, और नेट पूछ दे नेट तो 36 कहिएगा, क्योंकि नेट का मतलब दो उधर यूटी, ये वाला जो दो एटीपी यूज निकला था यूज हो गया था उसी में अगले स्टेप में, और बाकी इधर जो 36 एटीपी निकलेगा वो सेल के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाएगा। आई होप क्लियर है। ठीक है, चलिए अब प्लांट्स के बारे में समझ ले बच्चों। कहता है कि प्लांट्स रेस्पायर डे एंड नाइट थ्रू स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स। याद रखिएगा लेंटिसेल से भी वो रेस्पिरेशन करते हैं। ये आपको उसके स्टेम वगैरह में देखने को मिल जाएगा। लेंटिसेल्स स्टोमाटा के अलावा ये भी वैसे पोर्स है जिसके थ्रू वो एक्सचेंज कर सकते हैं गैसेस को। गैस एक्सचेंज अकर्स इन बोथ लीव्स एंड स्टेम्स। ये भी अभी मैंने बताया, स्टेम्स में लेंटिसेल्स होंगे। क्या होंगे, लेंटिसेल स्टेम्स में होंगे। सवाल ये है कि प्लांट्स जब रेस्पायर करते हैं तो क्या वो क्या कंज्यूम करते हैं? आंख मूंद के बोल दीजिए, ऑक्सीजन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कॉम्प्लेक्स वो ऑक्सीजन ही यूज करते हैं, यानी कि प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं। ये मत समझिए कि प्लांट बस ऑक्सीजन देता है, वो लेते भी हैं। ठीक है, देखिए एक बात बताइए, मान लीजिए प्लांट अगर 1 करोड़ टन ऑक्सीजन दे रहा है ना, तो वो कहीं 1 किलो ऑक्सीजन यूज कर रहा है, दैट्स इट। इसलिए कभी पता नहीं चलता है। आपने सुना होगा रात को पेड़ के पास हमारे पेरेंट्स मना करते हैं, बड़े बुजुर्ग मना करते हैं नहीं जाना है रात को। क्यों भाई? यही कारण है, रात को पेड़ केवल और केवल क्या करेगा, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेगा, तो हमें ऑक्सीजन की कमी वहां पे महसूस हो सकती है। बाकी आसपास तो बहुत सारे पेड़ हैं, पीपल है, नीम है, वो रात को भी बहुत देर तक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जिससे ऑक्सीजन वो रिलीज कर सकते हैं, है कि नहीं है? तो ये कारण होता है जिससे कि हमें मना किया। तो रेस्पिरेशन में प्लांट भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए कहता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो चीजें मैंने आपको बता दी। कुछ क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, केवल और केवल एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म, तो ईस्ट जो फंगस होता है प्लस बैक्टीरिया। ईस्ट के बारे में ज़्यादा जानना है क्योंकि इसका यूज इंडस्ट्रियल है। अब देखिए होता क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ईस्ट और बैक्टीरिया में होता है, यूज्ड इन ब्रेड, अल्कोहल एंड योगर्ट प्रोडक्शन। देखिए ध्यान से समझिएगा, खूब ध्यान समझिएगा। ब्रेड कैसे बनाया जाता है? जो मैदा या आटा होता है उसको गूंथ करके उसका डो बनाया जाता है। ठीक है, ये आटा का या मैदा का डो है, गूथा हुआ आटा, इसमें ईस्ट को मिला दिया जाता है। क्यों भाई? देखिए आपने देखा होगा, कभी आप ब्रेड वाले फैक्ट्री में गए हो? नहीं ना। उसका जो मतलब जो क्या पीसेज होते हैं ना डो के, वो छोटे छोटे पीसेज होते हैं, मतलब इतना छोटा छोटा पीस होता है। ठीक है, वो फूलता बहुत ज़्यादा है। तो मान लीजिए कि आटा का डो इतना बड़ा था और उसको ओवरनाइट छोड़ देंगे वैसे ही, तो वो फूल करके इतना बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ईस्ट मिलाया गया था। अब देखिए होता क्या है, ध्यान से समझिए, इसमें जो ईस्ट है इसमें थोड़ा सा शुगर भी मिला दिया जाता है, चीनी। ठीक है, अब क्योंकि इसको ऑक्सीजन की तो ज़रूरत है नहीं, बंद कमरे में उसको रखा जाता है, तो ईस्ट जो है ना ये शुगर को खाता है, यानी कि शुगर एक तरह का ग्लूकोज हो गया, और खाने के बाद इसको इससे एनर्जी मिलती है, और इसमें गैस रिलीज होता है CO2। ध्यान से समझिएगा, अब क्योंकि ये गैस है तो ये बाहर निकलना चाहेगा, ऊपर भागना चाहेगा, तो वही गैस जब निकलता है ना डो से, आटे के डो से, तो वो उसको फुला देता है, फैला देता है, बस दैट्स इट, जिसमें फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, अब ये क्योंकि गैस इसमें जमा रहता है, अभी भी निकलने की कोशिश कर रहा है, उसी में अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो जब उसको हीट देते हैं, यानी कि जब ब्रेड पकाते हैं, तो गैस क्या होता है, गैस उसमें से निकल जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा ब्रेड जो है वो खुरदुरा होता है अंदर से।
क्योंकि उसमें पहले गैस था, अब वो गैस निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूज़ हो गया। दूध दही दूध बनाने में उसमें भी बैक्टीरिया होता है ना। तो बैक्टीरिया दही वाले काम में क्या करेगा, तो लैक्टिक एसिड बना देगा, जिसकी वजह से वो खट्टा हो जाता है लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि उसमें लैक्टोज शुगर होता है। ठीक है, और लैक्टोज शुगर है यानी कि वो भी ग्लूकोज की तरह काम करेगा। तो लैक्टोज का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में होगा बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ईस्ट होगा, अब देखिए कुछ फलों से वाइन बनाया जाता है, यानी कि शराब बनाया जाता है। शराब में क्या होता है, अल्कोहल। तो अल्कोहल कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, फ्रूट्स वगैरह में क्या किया जाता है, ईस्ट मिला दिया जाता है, बैक्टीरिया उसमें पहले से ही है। अब उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, पूरा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दे डू नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन। अब फ्रूट्स में जो ग्लूकोज फ्रक्टोज है उसका ब्रेक डाउन होगा, है ना, उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, यानी कि वो डाइजेस्ट करेगा। तो उसके डाइजेशन में क्या बनेगा बच्चों, इथेनॉल बनेगा, और CO2 तो बनता ही है, और एनर्जी भी रिलीज हो इसके रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ईस्ट और बैक्टीरिया होंगे जब रेस्पायर करेंगे, फ्रूट्स को सड़ाएंगे, तो वो उसमें के ग्लूकोज को तोड़ेंगे ना जब, तो उसमें से इथेनॉल बनेगा, और CO2 और H2O तो निकलना ही है, और एनर्जी एनर्जी का यूटिलाइजेशन उनके द्वारा हो जाएगा। बैक्टीरिया और ईस्ट खुद एनर्जी यूज़ कर लेंगे, CO2 निकल जाएगा, बच जाएगा इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। हमें इसी की ज़रूरत है, जिसको हम लोग अल्कोहल का बहुत सारा यूज़ है। बस इसी प्रोसेस को बच्चों फर्मेंटेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है, तो रेस्पिरेशन ज़रूरी है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर एक्टिविटीज़, रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब आपका बॉडी जिस हेल्दी स्टेट में है उसको बनाए रखना। ठीक है, रिकैप कर ले इसको। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा ATP मॉलिक्यूल देता है तो ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगी। प्लांट एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, उनका अलग मैकेनिज्म है हमारे, क्योंकि हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। बस बच्चों, आपका रेस्पिरेशन भी कंप्लीट हो गया। बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस। और इसमें जो भी डाउट होंगे आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अगले टॉपिक में बच्चों मैं एक और टॉपिक बना रहा हूँ, जिसमें आई थिंक लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह और जो भी एक दो चीज़ें बच रही मैं बता दूंगा दूसरी वीडियो में। चैप्टर फिनिश, NCERT रिवीजन, क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर आपका डाउट। ठीक है, अब मैं बच्चों 9th वालों, 8th वालों और 7th वालों के लिए भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहा हूँ कल से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।